हाय एवरीवन, एजी पॉइंट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं आदर्श पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं अपवर्तनांक को जानेंगे। देखिए जो हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 में ऑप्टिक्स के देख लिया है, आज पार्ट 3 में हम लोग देखेंगे कि अपवर्तनांक क्या है, क्योंकि अपवर्तन तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो आज हम लोग देखेंगे अपवर्तनांक क्या है। ठीक है, चलिए अपवर्तनांक को देखते हैं। अपवर्तनांक का मतलब क्या होता है इसको भी हम लोग जानते हैं। चलिए यहाँ पर अपवर्तनांक, अब देखिए अपवर्तनांक का मतलब होता है, अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, अपवर्तनांक बराबर होता क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बटा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल बटा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, यह क्या होता है, तो अपवर्तनांक बराबर। तो यहां से अपवर्तनांक का परिभाषा निकल जाता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। लेकिन अपवर्तनांक से इन सभी क्वेश्चनों के अलावा क्या क्वेश्चन करता है, हम उसको बताने वाले हैं। तो देखिए अपवर्तनांक से क्वेश्चन करता है कि अपवर्तनांक निर्भर करता है। तो अपवर्तनांक जो होता है, अपवर्तनांक जो होता है, अपवर्तनांक यह जो होता है वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, ताप के। क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ताप के होता है। यानी ताप बढ़ेगा तो अपवर्तनांक क्या होगा, घटेगा। अपवर्तनांक का मान क्या होगा, घट जाएगा। और अपवर्तनांक बढ़ेगा तो ताप का मान क्या होगा, घट जाएगा। एक पॉइंट हमारा यह निकलता है यहाँ से कि अपवर्तनांक किस पर निर्भर करता है, तो अपवर्तनांक ताप पर निर्भर करता है। उसके बाद अपवर्तनांक किस पर निर्भर करता है, तो अपवर्तनांक जो होता है प्रकाश के, यह जो होता है प्रकाश, अपवर्तनांक जो होता है माध्यम पर निर्भर करता है। किस पे, माध्यम पर निर्भर करता है। यानी ताप पर निर्भर करता है, माध्यम पर निर्भर करता है। कौन, अपवर्तनांक निर्भर करता है। भिन्न भिन्न माध्यमों में अपवर्तनांक के मान क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। भिन्न भिन्न माध्यमों में अपवर्तनांक क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। फिर से समझिएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक जो होता है ताप के व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और यहाँ पर समझिएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ये मतलब होता है कि जब यह बढ़ेगा तो यह क्या होगा, घटेगा, और जब यह बढ़ेगा तो यह क्या हो जाएगा, घटेगा। यानी एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब देखिए हमारा जो अपवर्तनांक है यह माध्यम पर निर्भर करता है। भिन्न भिन्न माध्यमों में अपवर्तनांक का मान भिन्न भिन्न होता है। जैसे देखिएगा पानी का अपवर्तनांक कितना होता है, पानी का बराबर क्वेश्चन करता है, पानी का अपवर्तनांक होता है 1.33। और पानी का और हीरा का जो होता है यह बराबर क्वेश्चन करता है कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, तो हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। फिर से समझिए, निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक जो होता है यह ताप पर निर्भर करता है और माध्यम पर निर्भर करता है। भिन्न भिन्न माध्यमों में अपवर्तनांक का मान भिन्न भिन्न होता है। पानी का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.33, और हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है, 2.42 होता है। अब देखिए अपवर्तनांक के बाद हम लोगों ने देखिए अपवर्तन तक पढ़ लिया था, अपवर्तन के विशेष उदाहरणों को हम लोगों ने देख लिया था। ठीक है, कि पानी में रखा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, नींबू वाली मैंने बातें बताई थी। उसके बाद आज हम लोग देख रहे हैं अपवर्तनांक। देखिए जो है एकदम सीरियल वाइज हम लोग देख रहे हैं, प्रकाश के प्रमुख घटनाएं हैं। तो प्रकाश की प्रमुख घटनाएं में अपवर्तनांक है। ठीक है, प्रकीर्णन वगैरह जितनी भी इसकी घटनाएं हैं सबको हम लोग 2-3 क्लासों में सबको कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग दर्पण को पढ़ेंगे, आई को पढ़ेंगे, सारे पॉइंट को क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिएगा अपवर्तनांक के बाद हम लोगों को समझना यह जरूरी होता है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है। देखिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है। तो देखिए उनको जानने से पहले हमें एक चीजों का, क्रिटिकल एंगल का ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि उसमें वह शब्द आता है क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण। तो हम लोग पहले क्रांतिक कोण को देखेंगे कि क्रांतिक कोण है क्या। ठीक है, चलिए अब देखिएगा यहाँ पर इसे मिटाते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए एक हमारे क्लासेस का यानी एजी पॉइंट की एक स्पेशल क्लासेज स्टार्ट हुई है। ठीक है, होमगार्ड एंट्री वाला, होमगार्ड एंट्री। और एक और भी बात है कि होमगार्ड के साथ साथ फॉरेस्ट
फॉरेस्ट गार्ड का भी क्या हो गया है, वैकेंसी आ गया है। तो आप लोग क्या करें, इन दोनों बैचेज का प्रिपरेशन हम लोग प्राइवेट क्लासेज वेबसाइट के थ्रू करा रहे हैं, ठीक है। तो इसके प्रमोशनल वीडियोज आज से आने शुरू हो जाएंगे। तो आप लोग क्या करें, आप लोग होमगार्ड और एआर इन दोनों में से किसी भी फॉर्म को डालें तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए काफी मिनिमम फी है और उससे संबंधित जानकारी के लिए, ठीक है, उससे संबंधित जानकारी के लिए आप 7765044461 पर क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आपको सारे फी डिटेल्स वगैरह सब के बारे में बताया जाएगा और संपूर्ण सिलेबस की क्लासेज आपको प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर हैं और वे सभी क्या करेंगे, आप सभी को क्लासेस प्रोवाइड करेंगे। और काफी मिनिमम फी है, काफी कम फी है, वह उस फी में आप कहीं कुछ भी मतलब इतना कम फी, और उसमें साथ साथ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज की भी व्यवस्था की गई है। तो आप लोग जरूर ज्वाइन करें क्योंकि दोनों का सिलेबस समान है। और हाँ, भविष्य में जो लोग स्टेट गवर्नमेंट का प्रिपरेशन मतलब स्टेट गवर्नमेंट की एग्जामों का प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो भी इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि यह जो क्लासेज है इसमें स्टेट के बारे में भी क्या होगा, पूर्णतः क्लासेज चलेगी, यानी बिहार अध्ययन भी होगा, बिहार समान अध्ययन, सारी मतलब जानकारियां बिहार से संबंधित भी दी जाएगी, जो कि आने वाले बिहार के किसी भी एग्जाम के लिए मील का पत्थर साबित होगा। तो आप लोग जरूर ज्वाइन करें, ठीक है। चलिए एक बार आप ज्वाइन करें, उसके बाद पता चलेगा। और जो लोग नए हैं जिनका एज 18 साल हुआ है उन्हें तो जरूर ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि उनकी जो पावर है वह क्या होगा, पूर्णतः डेवलप होगा, क्योंकि एक इक्वल डायरेक्शन में जाएंगे। वहां पर कॉम्पिटिटिव छात्र होंगे, बहुत सारे लोगों ने एडमिशन भी ले लिया है, तो आप लोग भी जरूर ले एडमिशन, ठीक है। चलिए अब देखिए हम आगे बता रहे हैं आपको क्रांतिक कोड क्रिटिकल एंगल के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। चलिए क्रिटिकल एंगल क्या है, क्रिटिकल एंगल से संबंधित हम आप सभी को जानकारियां दे रहे हैं। देखिए क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण, हिंदी पहले लिख देते हैं, क्रांतिक कोण, ठीक है। इसका इंग्लिश होता है क्रिटिकल एंगल। अब देखिए क्रांतिक कोण है क्या, क्रांतिक कोण जो होता है, यहां पर समझिएगा, प्रकाश किरण जब होती है, कोण के लिए हमें क्या होना आवश्यक है, किस चीज का ज्ञान होना आवश्यक है, तो समझिएगा क्रांतिक कोण के लिए हमें क्या ज्ञान होना आवश्यक है। तो क्रांतिक कोण के लिए प्रकाश किरण के सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। तो यहाँ पर समझिए प्रकाश किरण के क्या होना चाहिए, वह सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, यानी प्रकाश की जो किरणें हैं वह सघन से विरल में आएगी, क्या आएगी, सघन से विरल में आएगी। यानी इस माध्यम को हम लोग सघन लिखेंगे। सघन माध्यम वह माध्यम होता है जिसमें प्रकाश की चाल क्या होती है, कम होती है। प्रकाश किरणें सघन माध्यम से ऐसे विरल माध्यम, यानी विरल यानी क्या हो गया, हवा। अब यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, कितने डिग्री का, 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। यह क्या है, विरल। विरल का मतलब यह होता है कि प्रकाश किरणों का मान यानी प्रकाश की चाल का मान जिसमें अधिक होता है उसे विरल माध्यम कहते हैं। क्रांतिक कोण बनने के लिए हमें शर्त क्या है, शर्त नंबर एक है कि प्रकाश किरण के क्या होना चाहिए, प्रकाश किरण सघन माध्यम से प्रकाश किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में आना चाहिए। प्रकाश किरण सघन माध्यम, ठीक है, प्रकाश किरण का सघन माध्यम से विरल माध्यम में आना चाहिए, विरल माध्यम में आना चाहिए, ठीक है, विरल माध्यम में आना चाहिए। यानी प्रकाश किरण जो है वह सघन से विरल में आएगी। समझिए यहाँ पर प्रकाश किरणों के सघन माध्यम से विरल माध्यम में आना चाहिए, किसके लिए, तो क्रांतिक कोण बनने के लिए। दूसरा इसका टर्म्स और कंडीशन क्या है, दूसरा टर्म्स एंड कंडीशन यह है कि प्रकाश किरणों के यानी आपतन कोण, इस कोण को क्या बोलते हैं, इस कोण को आपतन कोण बोलते हैं और इसे आई से डिनोट किया जाता है। इसे बोलते हैं अपवर्तन कोण और इसे आर से डिनोट किया जाता है। यानी आपतन कोण का मान जो है, आपतन कोण का मान जो है, आपतन कोण का मान से अपवर्तन कोण का मान पर नहीं डिपेंड करता है। यानी अपवर्तन कोण का जो मान है, आपतन कोण का वह मान, ठीक है, आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान, आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान कितना हो, अपवर्तन कोण का मान, अपवर्तन कोण इसको बोलते हैं, इसे आर से डिनोट किया जाता है। अपवर्तन कोण का मान कितना हो,
तो 90 डिग्री हो। कितना हो? 90 डिग्री हो। तब हमारा क्या बनेगा? क्रिटिकल एंगल का निर्माण होगा। यानी प्रकाश किरणों का यहाँ पर दो शर्तें हैं कि क्रांतिक कोण के लिए प्रकाश किरणों का सघन माध्यम से विरल माध्यम में आना चाहिए, उसके बाद आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान कितना हो? 90 डिग्री हो, तभी जाकर के हमें क्रिटिकल एंगल क्रांतिक कोण का निर्माण होगा। अब देखिए क्रांतिक कोण जो होता है यह ताप पर निर्भर करता है, ताप पर निर्भर करता है। यह किस पे निर्भर करता है? तो यह ताप पर निर्भर करता है। किस पे? तो ताप पर निर्भर करता है। कौन निर्भर करता है? तो क्रांतिक कोण। किस पे निर्भर करता है? तो ताप पर निर्भर करता है। अब देखिए यह निर्भर करता है तो कैसे करता है? तो ताप बढ़ने पर क्रांतिक कोण का मान बढ़ता है, ताप बढ़ने पर क्रांतिक कोण का मान बढ़ता है। यानी देखिएगा, समझिए यहाँ पर कि ताप जब बढ़ेगा तो क्रांतिक कोण का मान बढ़ जाएगा। क्रांतिक कोण वह कोण होता है, क्रांतिक कोण के लिए हमें शर्तें क्या होती है कि प्रकाश किरणों को सघन माध्यम से विरल माध्यम में आना चाहिए। सघन माध्यम के बारे में हमने बता रखा है कि सघन माध्यम वह माध्यम होता है जिसमें प्रकाश की चाल कम होती है। उसके बाद मैंने बताया था कि विरल माध्यम क्या है? तो विरल माध्यम वह माध्यम होता है जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होता है। क्रांतिक कोण के माने में मैंने बताया कि प्रकाश किरणों के सघन माध्यम से विरल माध्यम में आना चाहिए। उसके बाद आपतन कोण का मान जो है, अपवर्तन कोण के आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान क्या हो? 90 डिग्री। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहा जाता है। उसके बाद अपवर्तन कोण यानी अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहा जाता है? अपवर्तन कोण। यानी जब वह डिफ्लेक्ट होती है तो जिस एंगल से डिफ्लेक्ट होती है वही एंगल क्या कहलाता है? तो वही एंगल अपवर्तन कोण कहलाता है। अब समझिएगा यहाँ पर कि क्रांतिक कोण निर्भर किस पे करता है? तो क्रांतिक कोण ताप पर निर्भर करता है। ताप बढ़ने पर क्रांतिक कोण का मान क्या होता है? बढ़ जाता है। अब देखिए क्रांतिक कोण को, क्रांतिक कोण बराबर क्या होता है? साइन सी। साइन सी, इसे सी से डिनोट किया जाता है। साइन सी बराबर होता है म्यू विरल, म्यू विरल बटा म्यू सघन। क्या होता है? म्यू विरल बटा म्यू सघन। यानी विरल माध्यम प्रकाश की चाल और बटा किसमें? म्यू का मतलब क्या होता है? अपवर्तनांक। म्यू विरल बटा म्यू सघन होता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर समझिएगा क्रांतिक कोण के बारे में हम लोगों ने सीख लिया। अब हम आगे सीखेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में, पूर्णांतरिक परावर्तन के बारे में कि आखिर पूर्णांतरिक परावर्तन क्या है, उसका कारण क्या है। तो पूर्णांतरिक परावर्तन को हम लोग सीखेंगे। आप सभी क्रांतिक कोण को सीख लिए, अब पूर्णांतरिक परावर्तन को सीखेंगे कि पूर्णांतरिक परावर्तन क्या है, क्योंकि इसमें क्रांतिक कोण का यूज है। ठीक है, चलिए अब देखिएगा पूर्णांतरिक परावर्तन की शर्तें क्या है, पूर्णांतरिक परावर्तन क्यों होना चाहिए, क्या है उसकी शर्तें, उन सभी को देखेंगे। यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं कि आखिर क्रांतिक कोण बनने का प्रकाश क्रांतिक कोण कब बनेगा? जब प्रकाश की किरणें विरल से सघन में जाएगी, सघन से विरल में जाएगी। तो हमारा सघन से विरल है ऑप्शन में, सघन से विरल हम लोगों ने टिक आउट कर दिया। उसके बाद वह क्रांतिक कोण वह कोण होता है जिसमें अपवर्तन कोण का मान होता है। तो अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होगा, तभी जाकर के क्रांतिक कोण का निर्माण होगा। तो चलिए यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर समझिए अगला जो हमारा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब समझिए इसकी जो शर्तें क्या है, इसकी शर्तें क्या है प्रकाश किरणों के, उसको भी हम समझाने जा रहे हैं। ठीक है, प्रकाश किरणों के इसकी जो शर्तें हैं, प्रकाश किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है, प्रकाश किरणें क्या होती है जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में, इसके लिए भी देखिए क्रांतिक कोण और पूर्णांतरिक परावर्तन के लिए शर्तें क्या हैं, कुछ विशेष शर्तें हैं जो कि समान हैं। पहला जो शर्त होता है कि प्रकाश किरण के क्या होना चाहिए, प्रकाश किरण सघन से विरल में आना चाहिए। ऐसे लिखते थे यहां से, प्रकाश किरण जो है, प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आना चाहिए। सघन माध्यम से विरल में आना चाहिए। सघन माध्यम से विरल माध्यम में आना चाहिए। ठीक है, विरल माध्यम में आना चाहिए। एकदम आराम से क्लियर कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, आना चाहिए। किसी भी एग्जाम के लिए यहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा जो मैंने टॉपिक क्लियर करा रखा है, क्योंकि उसके जितने भी पोर्शन आते हैं सबको मैंने क्लियर कराया है। ठीक है, प्रकाश किरण के विरल सघन माध्यम से विरल माध्यम में आना चाहिए। अब देखिए पूर्णांतरिक परावर्तन होता कब है, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो क्या होता है कि क्रांतिक कोण जो होता है, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो जाता है, यानी आपतन कोण इज ग्रेटर देन क्रांतिक कोण। तो प्रकाश किरणें क्या होती है, पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, और लौट जाने की इसी घटना को प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन
कहा जाता है। अब समझिए यहाँ पर फर्स्ट जो हमारा है प्रकाश किरण के क्या होना चाहिए, सघन माध्यम से विरल माध्यम में आना चाहिए। सेकंड जो हमारा इसका टर्म्स एंड कंडीशन है वह है कि आपतन कोण क्या होना चाहिए, आपतन कोण, आपतन कोण इज ग्रेटर देन क्रांतिक कोण। आपतन कोण का मान क्या होना चाहिए, क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। आपतन कोण का मान क्या होना चाहिए, क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। यानी आपतन कोण का मान जब अधिक होगा तो क्रांतिक कोण का मान क्या होगा, उससे कम है। यह नोखी जिधर होता है वो दियर की संख्या क्या होती है, छोटी होती है। ठीक है, आपतन कोण का मान क्या होता है, जब क्रांतिक कोण के मान से अधिक होता है तो प्रकाश की किरणें क्या हो जाती है, पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। ठीक है, उसी माध्यम में वापस लौट जाती है और जब उसी माध्यम में वापस लौटेगी, जब उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी तो इसी घटना को क्या कहते हैं, पुनःआंतरिक परावर्तन कहते हैं। फिर से समझिएगा, प्रकाश किरणों के इसके जो टर्म्स एंड कंडीशन है वहीं से क्वेश्चन आते हैं, तो हम टर्म्स एंड कंडीशन को दिखाते हैं हम आपको। ठीक है, चलिए फर्स्ट टर्म्स एंड कंडीशन यह है कि प्रकाश किरण को क्या होना चाहिए, सघन माध्यम से विरल माध्यम में आना चाहिए। सेकंड हमारा टर्म्स एंड कंडीशन यह है कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होना चाहिए। अब देखिए इसके कुछ प्रमुख उदाहरण हैं, इसके प्रमुख उदाहरण हैं। जब यह आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो जाता है तो प्रकाश किरणें दूसरे माध्यम में यानी विरल माध्यम में न जाकर के पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है और लौट जाने की इस घटना को क्या कहते हैं, तो पुनःआंतरिक परावर्तन कहा जाता है। अब देखिए इसके कारण, पुनःआंतरिक परावर्तन के कारण क्या होता है, हीरा हमारा चमकता है, हीरा का चमकना इसका उदाहरण है। और पूछता है कि हीरा का चमकना किसका उदाहरण है, तो पुनःआंतरिक परावर्तन का। उसके बाद मृग मरीचिका, मृग मरीचिका का बनना, मृग मरीचिका का बनना। ठीक है, मृग मरीचिका का बनना। साथ ही साथ जब हम लोग गर्मी के दिनों में चलते हैं तो SH और NH पे जाते हैं तो वहां पर जलाशय होने की दृष्टि भ्रम होती है कि आगे कुछ दूर पर देखिए जब बहुत सारा गर्मी काफी चरम सीमा पर होता है तो मृग मरीचिका का निर्माण होता है। और हम लोग पुनःआंतरिक परावर्तन में देखते हैं कि वहां पे कुछ दूरों पर दिखाई देता है कि वहां पर जल है, लेकिन SH और NH पर सड़कों पर जल नहीं दिखाई देता है। ठीक है, वहां जल दिखाई देता है लेकिन वहां वास्तविक रूप से होता नहीं है। यानी दृष्टि भ्रम जो होती है वो भी किसके कारण होती है, कि पुनःआंतरिक परावर्तन, जलाशय होने की दृष्टि भ्रम ही किसके कारण होता है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण होता है। यह सभी क्या है, तो इसके उदाहरण है। क्या है, इसके उदाहरण है। समझिएगा फिर से, प्रकाश किरणों के सघन माध्यम से विरल माध्यम में होना चाहिए। उसके बाद आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण का मान से अधिक होना चाहिए। हीरे का चमकना और मृग मरीचिका का बनना, साथ ही साथ सड़कों पर जलाशय होने की दृष्टि भ्रम जो होती है वह सभी घटनाएं पुनःआंतरिक परावर्तन के कारण होती है। समझ गए। अब देखिए पुनःआंतरिक परावर्तन को हम लोगों ने देखा। अब थोड़े से देखिए सभी प्रकाश से संबंधित कुछ प्रमुख घटनाएं हैं। अब हम लोग देखेंगे किसको, तो अब हम लोग देखेंगे इंटरफेरेंस को। किसको, इंटरफेरेंस को, यानी व्यतिकरण को देखेंगे। तो आइए हम लोग व्यतिकरण को देखते हैं और एक एक करके सबको क्लियर कर देंगे जितनी भी घटनाएं होती है। उसके बाद दर्पण को स्टार्ट करेंगे, उसके बाद नेत्र को पढ़ाया जाएगा, आइज को, उसके बाद ऑप्टिक्स को क्लियर करके उसके बाद इसके कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे, उस न्यूमेरिकल्स को कराया जाएगा जो कि विभिन्न एग्जामों में आते हैं। उनके पैटर्न को ध्यान में रखते हुए कुछ न्यूमेरिकल्स कराए जाएंगे, तब जाकर इस चैप्टर को कंप्लीट किया जाएगा। यानी सब सारे चैप्टर्स को क्लियर। सबसे बड़ा चैप्टर है ऑप्टिक्स, सबसे बड़ा चैप्टर है ऑप्टिक्स, इसलिए मैंने इसको ले लिया क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं बहुत ज्यादा और प्री कंसेप्ट क्लियर होंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चले और अच्छा लगे तो लाइक जरूर करते रहे। ठीक है, वीडियो को शेयर करें। ठीक है, जितना अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों को जोड़े कि एजी पॉइंट पर जो है ऑनलाइन क्लासेस चलती है। यह क्लासेस जो है फ्री है, चलती रहेगी। ठीक है, लेकिन जो हमारी प्लस कोर्सेज है उसको चाहे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें यह बताया जाएगा कि इस एग्जाम के लिए केवल इतना ही पढ़ना है, इससे आगे नहीं पढ़ना है। यह तो है सभी एग्जामों के लिए। ठीक है, यह है सभी एग्जामों के लिए और पूर्णतः डिटेल है। लेकिन पूर्णतः डिटेल है तो एग्जाम क्रैक करने के लिए हमें कुछ मुख्य पॉइंटों का ज्ञान होना आवश्यक है जो कि वहां पर बताया जाएगा। ठीक है, तो आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, चलिए देखते हैं व्यतिकरण को समझते हैं। ठीक है, चलिए व्यतिकरण को समझते हैं। आइए व्यतिकरण क्या है, व्यतिकरण को समझेंगे फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिएगा व्यतिकरण क्या है। ठीक है, चलिए यहाँ पर समझिएगा व्यतिकरण आखिर होता क्या है। इंटरफेरेंस से इंग्लिश में कहते हैं, क्या कहते हैं इंग्लिश में इसे इंटरफेरेंस कहते हैं। ठीक है, इंटरफेरेंस कहते हैं। देखिए व्यतिकरण जो होता है इसके लिए जब दो समान आवृत्ति की प्रकाश किरणें जो होती है, जब दो समान आवृत्ति की प्रकाश किरणें
और क्या होती है, जब दो समान आवृत्ति की प्रकाश किरणें किसी माध्यम से होकर गुजरती है, किसी माध्यम से होकर गुजरती है, तो क्या होता है, उनके श्रृंग शीर्ष और गर्त क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। इसी घटना को व्यतिकरण कहते हैं। और व्यतिकरण होने की शर्तें क्या है, देखिए शर्तों को ध्यान में रखिएगा। हम लोग परिभाषा एकेडमिक में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर शर्त की जरूरत होती है, ठीक है, कि व्यतिकरण होने की शर्त क्या है। सबसे पहले जानेंगे कि इसका जो अध्ययन किया था, प्रयोगात्मक अध्ययन किसने किया था, तो थॉमस यंग ने। किसने बताया था, थॉमस यंग ने। और थॉमस यंग ने बताया था व्यतिकरण से ही प्रकाश के तरंग प्रकृति की पता चलती है। किसकी, कि तरंग प्रकृति किसकी पता चलती है, तरंग प्रकृति की पता चलती है किससे, तो व्यतिकरण के द्वारा। किसके तरंग प्रकृति की, तो प्रकाश के, प्रकाश के तरंग प्रकृति की पता चलती है किससे, तो व्यतिकरण। देखिए यह प्रमुख घटनाएं हैं। तरंग ऑप्टिक्स हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें तो और डिटेल्स पढ़ेंगे, लेकिन यह प्रमुख घटनाएं हैं। घटनाओं को एक साथ लिखना कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी जरूरी होता है, इसलिए मैंने सभी घटनाओं को एक साथ पहले पढ़ा देने का निर्णय लिया है, फिर हम लोग तरंग के बारे में आगे बताएंगे, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, थॉमस यंग ने बताया था। अब देखिए यहाँ पर तरंग प्रकृति की भी यह क्या करता है, व्यतिकरण जो है ये भी तरंग प्रकृति की व्याख्या करता है। कौन, व्यतिकरण। किसके, तो प्रकाश के तरंग प्रकृति की ये भी व्याख्या करता है। कौन, तो व्यतिकरण करता है। देखिए क्योंकि यहाँ से जो किरणें चलती है ना, तो वह श्रृंग और गर्त के रूप में चलती है, शीर्ष और गर्त के रूप में, जिसे श्रृंग भी कहा जाता है। अब देखिए व्यतिकरण होने के लिए क्या होना चाहिए, दोनों माध्यमों के समान आवृत्ति होना चाहिए। क्या होना चाहिए, समान आवृत्ति। अब आवृत्ति क्या है, तो आवर्तकाल के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति को हर्ट्ज से डिनोट किया जाता है। आवृत्ति बराबर 1/t होता है। अब समझिए यहाँ पर व्यतिकरण हमारा वह होता है जिसमें क्या होता है, दो समान माध्यम, जो दो समान आवृत्ति वाली तरंगे क्या होती है, प्रकाश किरणें क्या होती है, किसी एक माध्यम से होकर गुजरती है, तो वहां पर श्रृंग और गर्त क्या होते हैं, इसके श्रृंग और गर्त क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। क्या होते हैं, आवृत्ति समान होना चाहिए। आवृत्ति जब समान होगा, आवृत्ति समान होनी चाहिए, जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण आवृत्ति समान होता है, जिसके कारण श्रृंग और गर्त क्या हो जाते हैं, श्रृंग, जिसे क्या कहा जाता है, शीर्ष कहा जाता है, जिसे शीर्ष भी कहा जाता है। श्रृंग और गर्त क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। श्रृंग और गर्त जुड़ जाते हैं, किसके कारण, व्यतिकरण के कारण। श्रृंग और गर्त क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। अब फिर से समझिएगा, व्यतिकरण के लिए क्या होना चाहिए, समान आवृत्ति होना चाहिए, जिसके कारण श्रृंग और गर्त क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। अब समझिए यहाँ पर समझिएगा कि समान आवृत्ति की जब तरंगे होती है, और कला क्या होना चाहिए, इनका कला समझते हैं, फेस समान कला होना चाहिए। क्या, कला समान होना चाहिए, फेस समान होना चाहिए, ठीक है, कला समान होना चाहिए, कला समान होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए जब समान आवृत्ति की दो तरंगे समान कला में जाती है, तो उसके श्रृंग और गर्त क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, और इसी घटना को व्यतिकरण कहा जाता है। इसी घटना को व्यतिकरण कहा जाता है। यह तो मैंने शब्द बताया, लेकिन इसकी परिभाषा जो है कि समान कला की तरंगे, समान आवृत्ति की तरंगे समान कला में गुजरती है, तो इसके श्रृंग और गर्त क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, और इसी घटना को व्यतिकरण, इंटरफेरेंस कहा जाता है। इसके बारे में थॉमस यंग ने बताया था। और ये भी मतलब कौन, तरंग, इसके व्यतिकरण, इसके तरंग, प्रकाश के तरंग प्रकृति की बारे में बताता है। अब समझिए, क्योंकि यहाँ पर श्रृंग और गर्त की बात है, देखिए श्रृंग और गर्त के रूप में कौन चलता है, इसे श्रृंग कहा जाता है, इसे श्रृंग कहा जाता है, और नीचे वाले को क्या कहा जाता है, गर्त कहा जाता है। श्रृंग और गर्त के बारे में रूप में चलता कौन है, तो यह तरंग चलता है, जिससे पता चलता है कि यहाँ से भी तरंग के बारे में पता चलता है। अब देखिए यहाँ पर एक बात को समझिएगा, इसके प्रमुख उदाहरण क्या है, जो कि क्वेश्चन करता है। प्रमुख उदाहरण क्या है, उदाहरणों से क्वेश्चन, जैसे साबुन के बुलबुले जो होते हैं, सामान्य बुलबुले, ये भी क्या होते हैं, रंगीन दिखाई देते हैं। साबुन के बुलबुले का रंगीन दिखाई दे रहा है। साबुन के उदाहरण को तो जरूर याद करके रखिएगा। साबुन के बुलबुले का रंगीन दिखाई देना, ठीक है, दिखाई देना। साबुन के बुलबुले का रंगून दिखाई देना, यह नंबर 1 है। उसके बाद चिड़िया के पंख जो होते हैं, वो जो बहुरंगी दिखाई देते हैं, यानी अनेक रंगों में दिखाई देते हैं, वह किसके कारण होता है, तो वो भी व्यतिकरण के कारण। चिड़िया के पंख का बहुरंगी दिखाई देना, चिड़िया के पंख का बहुरंगी दिखाई देना, ठीक है, दिखाई देना। अब समझिए यहाँ पर एक और टर्म्स को बता देते हैं, जो कि आप लोग लिख लीजिएगा। जब मिट्टी का तेल जो होता है वह
गिरे हुए मिट्टी तेल का क्या होता है, रंगीन दिखाई देना। जब उससे प्रकाश की किरणें पड़ती है तो भी रंगीन दिखाई देता है। तो ये सभी किसके कारण होता है, तो व्यतिकरण के कारण होता है। फिर से समझिए, व्यतिकरण जो है जिसके लिए समान आवृत्ति होना चाहिए, समान कला होना चाहिए, ठीक है, समान कला और समान कला होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर समान कला और विपरीत कला भी हो सकता है, कब, जब डिस्ट्रक्टिव हो, समान कला या विपरीत कला भी हो सकता है, ठीक है, समान कला या विपरीत कला कब, जब कंस्ट्रक्टिव होता है यानी समपोषी होता है तो समान कला, विपरीत होता है तो विपरीत कला में चलता है, ठीक है। तो इसके लिए समान कला और विपरीत कला दोनों होना चाहिए। देखिए साबुन के बुलबुले का रंगीन दिखाई देना, चिड़िया के पंख का बहुरंगी दिखाई देना, साथ ही साथ गिरे हुए मिट्टी तेल का जब उस पर प्रकाश की किरणें पड़ती है तो बहुरंगी दिखाई देना, रंगीन दिखाई देना, ये भी किसके कारण होता है, तो व्यतिकरण के कारण होता है। और व्यतिकरण को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, इंटरफेरेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इंटरफेरेंस कहा जाता है। यह दो प्रकार का होता है, एक होता है समपोषी, क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव, और दूसरा होता है डिस्कंस्ट्रक्टिव यानी विनाशी। तो समपोषी और विनाशी के अंतरों को हम देखते हैं, यहां से क्वेश्चन जो आते हैं उसको हम बताते हैं, ठीक है। चलिए यहां पर समझिए कि जो समपोषी होता है, समपोषी यह दो प्रकार का होता है, एक होता है विनाशी, क्या होता है, विनाशी, और दूसरा जो होता है समपोषी, क्या होता है, समपोषी, ठीक है। इसे कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसे कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यह विनाशी व्यतिकरण, यह समपोषी व्यतिकरण है। अब समझिए विनाशी व्यतिकरण और समपोषी व्यतिकरण से होता क्या है कि समपोषी व्यतिकरण जो होता है ये समान कला में होता है, और ऐसे तरंग की किरणें क्या होती है, एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाती है, एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित हो जाती है। तरंग की किरणें श्रृंग गर्त क्या होते हैं, दोनों के अध्यारोपित हो जाते हैं, दोनों ही प्रकाश किरणों के श्रृंग और गर्त क्या हो जाते हैं, अध्यारोपित हो जाते हैं, जिसके कारण प्रकाश की तीव्रता क्या हो जाती है, प्रकाश की तीव्रता बढ़ जाती है, तीव्रता बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। अब क्वेश्चन करता है कि प्रकाश की तीव्रता कौन से व्यतिकरण में बढ़ती है, तो समपोषी व्यतिकरण में। विनाशी व्यतिकरण में क्या होता है कि यह तो विपरीत कला में करती है, तो एक दूसरे के अपोजिट ऐसे मुड़ते, ऐसे जो श्रृंग और गर्त होते हैं ऐसे जुड़ते हैं, ठीक है, ऐसे जुड़ जाते हैं। देखिए ऐसे चल रहा है ना, तो यह विपरीत कला में है तो ऐसे जुड़ेगा, तो क्या हो जाता है, इसमें प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम हो जाती है, इसमें प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम हो जाती है, न्यूनतम हो जाती है, ठीक है। समझिएगा फिर से कि व्यतिकरण जो होता है समान आवृत्ति वाले तरंग होने, समान आवृत्ति होना चाहिए, और आवृत्ति जो होता है हर्ट्ज में व्यक्त किया जाता है, आवर्तकाल के व्युत्क्रम को आवृत्ति कहा जाता है। जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण श्रृंग और गर्त क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से ऐड हो जाते हैं, ठीक है। और कला समान या विपरीत कोई भी हो उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि व्यतिकरण दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के व्यतिकरण होते हैं, एक समपोषी और दूसरा विनाशी। समपोषी व्यतिकरण जो होता है वह हमें बताता है, समपोषी व्यतिकरण जिससे प्रकाश की तीव्रता बढ़ जाती है, विनाशी व्यतिकरण जो होता है उससे प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होती है। क्वेश्चन करता है कि किसमें प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है, तो हो जाएगा समपोषी, और किसमें प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होती है तो वह हो जाएगा विनाशी, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर समझिए फिर से कि साबुन के बुलबुले जो होते हैं वह किसके कारण दिखाई देते हैं, रंगीन, तो वह दिखाई देते हैं बहुरंगी या रंगीन जो है वह दिखाई देते हैं किसके कारण, व्यतिकरण के कारण। चिड़िया जो उड़ती है उसके पंख बहुरंगी दिखाई देते हैं, वह किसके कारण, तो व्यतिकरण के कारण। अब देखिए जो हम लोगों ने अभी आज सीखा उसको फिर से एक बार रिकॉल करते हैं। क्या अपर्तनांक क्या होता है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को निर्वात अपर्तनांक कहा जाता है, ठीक है। अपर्तनांक जो होता है यह ताप पर निर्भर करता है, यानी ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ताप बढ़ने पर अपर्तनांक का मान कम होता है और ताप घटने पर, आप लोग साथ साथ कमेंट करते चले, ठीक है। ताप घटने पर अपर्तनांक का मान क्या हो जाता है, वह बढ़ जाता है। अब यहाँ पर समझिएगा कि हमने जो दूसरी घटनाएं देखी वह देखा क्रांति कोण। क्रांति कोण क्या होता है, तो अपवर्तन कोण का मान जो है वह क्या होना चाहिए, अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होगा तो क्रांति कोण का निर्माण होगा। उसकी फॉर्मूला भी बताया, और क्रांति कोण जो होता है ताप पर निर्भर करता है, यह ताप के समानुपाती होता है, ताप बढ़ने पर क्रांति कोण का मान बढ़ता है। उसके बाद हमने बताया पूर्णांतरिक परावर्तन। पूर्णांतरिक परावर्तन वह होता है जिसमें आपतन प्रकाश किरणें जो है सघन से विरल में जाएगी, लेकिन आपतन कोण का मान जो होगा क्रांति कोण के मान से अधिक हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, वह पूर्णांतरिक परावर्तन होगा। पूर्णांतरिक परावर्तन के बाद हम लोगों ने देखा व्यतिकरण, इंटरफेरेंस को देखा, जिसमें क्या होना चाहिए, आवृत्ति समान होनी चाहिए, जिसके कारण श्रृंग और गर्त जुड़ जाते हैं, और कला भी समान या विपरीत हो उससे कोई बात नहीं है, क्योंकि समपोषी और विनाशी दो प्रकार होते हैं। और इसके उदाहरण को भी हमने देख लिया। तो आप लोग क्या करें, इसका एक नोट्स बनाएं, और आप सभी जितने लोग देख रहे हैं
आप लोग फर्स्ट गार्ड का फॉर्म डालें क्योंकि न्यू वैकेंसीज है, और जिनका एज 18 ईयर्स हो गया है वो तो जरूर डालें, उनकी एलिजिबिलिटी हो 10+2 क्लियर है, 18% लंबाई है उसके अनुसार, तो आप लोग जरूर डालें। साथ ही साथ ये जो हमारी प्लस कोर्सेज है उसको ज्वाइन करें। उसको ज्वाइन करने के लिए काफी कम फी है, और उस फी के बारे में डिटेल जानने के लिए मैंने नंबर दे रखा है, उस नंबर पे आप सभी मैसेज करें, मैसेज करके ज्वाइन करें, ठीक है। और उसके प्रमोशनल वीडियोज आज शाम से स्टार्ट होंगे, तो आज शाम रात 8 बजे, आज शाम रात 8 बजे मैथ की क्लासेस चलेंगी, तो प्रयास है कि आज चल जाए, ठीक है, क्योंकि मौसम की कोई गारंटी नहीं, अगर मौसम अच्छा होगा तभी चलेगा, क्यों, ठीक है, क्योंकि जब देखिए मौसम खराब होता है तो नेट की सुविधाएं थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, और नेट की सुविधाएं उतनी अभी हम लोग टेक्निकल रूप से आगे नहीं है, ठीक है, टेक्निकल रूप से उतनी आगे नहीं है कि नेट की सुविधाएं अन्य तरीकों से लाया जा सके, ठीक है, लेकिन हम उसकी व्यवस्था जरूर करेंगे। प्लस कोर्सेज में उन सारी व्यवस्थाओं को, वहां एक भी क्लासेज ड्रॉप नहीं होगा प्लस कोर्सेज में, वहां पूरी क्लासेज एकदम टाइम टू टाइम चलेगी, क्योंकि उसके लिए हम लोग अलग से नेट की व्यवस्थाओं का इंतजाम करने वाले हैं, अलग से व्यवस्था हम उसकी करने वाले हैं। तो आप सभी प्लस कोर्सेज को जरूर ज्वाइन करें, वहां एक भी क्लासेज ड्रॉप नहीं होगी, पूरी क्लासेज मिलेगी, ठीक है, और आपसे लगातार हम लोग जुड़े रहेंगे। तो आज के लिए मैं इतना ही रहने देता हूं। आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट में क्लासेज कैसी लग रही है। जितना लोग देखते हैं सभी लोग कमेंट करें, सभी लोग एक बार वीडियोज को शेयर करें, जितने लोग देख रहे हैं सभी लोग वीडियोज को एक बार शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर कल मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।